सभी को नमस्कार। अर्थस्कोप एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम भूगोल के एक बहुत ही दिलचस्प अध्याय की गहराई में उतरने वाले हैं। कक्षा 8 का अध्याय 5, मानव संसाधन। बिल्कुल। और ये एक ऐसा विषय है जो सिर्फ स्कूल के छात्रों के लिए ही नहीं, बल्कि जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, क्योंकि ये इस सवाल की तह तक जाता है कि किसी भी देश की सबसे बड़ी दौलत क्या है। जी, हम यही समझेंगे कि क्यों किसी भी देश के लिए उसके लोग ही मतलब उसकी असली संपत्ति होते हैं। तो चलिए आज की ये गहन चर्चा शुरू करते हैं। हमारी पहली स्लाइड पर अध्याय का शीर्षक है मानव संसाधन। हम देख सकते हैं कि अंतरिक्ष से पृथ्वी की एक बहुत ही सुंदर छवि है और उसके ऊपर सुनहरे अक्षरों में अध्याय का नाम लिखा हुआ है। और अर्थस्कोप एकेडमी का लोगो भी प्रमुखता से दिख रहा है। बिल्कुल। चलिए अगली स्लाइड पर चलते हैं। ये स्लाइड हमें बताती है कि अंतिम संसाधन क्या है। यहाँ एक सुनहरे मंच पर एक डॉक्टर, एक इंजीनियर और एक किसान की आकृतियां बनी हुई हैं। अच्छा, ये स्लाइड 3 मुख्य बातें बता रही है। पहला तो ये कि लोग ही किसी राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन होते हैं। हाँ, और दूसरा कि प्रकृति की कोई भी देन जैसे कोयला या पानी वो तभी महत्वपूर्ण बनती है जब लोग उसे अपने लिए उपयोगी बनाते हैं। सही बात है। और तीसरा पॉइंट है कि ये लोगों की मांगें और उनकी क्षमताएं ही हैं जो चीजों को एक संसाधन में बदलती हैं। और यहाँ एक एग्जाम अलर्ट भी है। क्या है वो? मानव संसाधन ही अंतिम संसाधन है। ये एक तरह से इस पूरे अध्याय का सार है। इसे याद रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अब देखते हैं कि अगली स्लाइड हमें क्या दिखाती है। अच्छा, ये जनसंख्या के वितरण के बारे में है। यहाँ दुनिया का एक नक्शा है जिसमें कुछ हिस्से हरे रंग की रोशनी से चमक रहे हैं। जी, ये जो चमकते हुए हिस्से हैं, ये घनी आबादी वाले क्षेत्र हैं। और इस नक्शे पर एक बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा दिखाया गया है क्या आंकड़ा है? कि दुनिया की 90% आबादी सिर्फ 30% जमीन पर रहती है। 90% आबादी सिर्फ 30% जमीन पर? मतलब बाकी 70% जमीन लगभग खाली है। हाँ, बिल्कुल। और नक्शे में आप साफ देख सकते हैं जैसे दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया, यूरोप, ये सब घनी आबादी वाले क्षेत्र हैं। और जो इलाके खाली हैं वो कौन से हैं? वो हैं जैसे उच्चाक्षांश वाले बर्फीले इलाके, उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान और ऊंचे ऊंचे पर्वत। मतलब जहाँ रहना मुश्किल है। जी, और यहाँ का एग्जाम अलर्ट भी इसी तथ्य को दोहराता है। यह आंकड़ा परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए अब हम जनसंख्या घनत्व को समझेंगे। डेंसिटी। इस स्लाइड में 2 पारदर्शी बॉक्स हैं। एक में हरी गेंदें दूर दूर फैली हैं जो विश्व का घनत्व दिखा रही हैं। और दूसरे बॉक्स में गुलाबी गेंदें, वो तो खचाखच भरी हुई हैं और ये भारत का घनत्व दर्शाते हैं। बिल्कुल। तो जनसंख्या घनत्व का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या। ओके, तो विश्व का औसत घनत्व कितना है? विश्व का औसत है 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सिर्फ 51? हाँ, और भारत का? भारत का औसत है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 382। ये अंतर तो ये तो वाकई बहुत बड़ा है। मतलब 7 गुने से भी ज्यादा। जी, और यहाँ का एग्जाम अलर्ट भारत के औसत घनत्व यानी 382 के आंकड़े पर ध्यान केंद्रित करता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। ये तो याद रखना ही होगा। चलिए अगली स्लाइड पर। ये उन भौगोलिक कारकों के बारे में है जो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। यहाँ 5 सुंदर चित्र हैं। बिल्कुल, एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहला है स्थलाकृति का चित्र, जिसमें पहाड़ और मैदान है। तो जाहिर है कि लोग पहाड़ों के बजाय मैदानों में रहना पसंद करते हैं। हाँ, क्योंकि वहाँ खेती करना, घर बनाना, सड़कें बनाना सब आसान होता है। ठीक है। दूसरा चित्र है एक मुस्कुराते हुए सूरज का, मतलब जलवायु। जी, लोग बहुत ज्यादा गर्म या बहुत ज्यादा ठंडी जगहों पर रहना पसंद नहीं करते। वे चरम जलवायु से बचते हैं। सही। फिर है मृदा यानी मिट्टी। उपजाऊ मिट्टी खेती के लिए जरूरी है, तो जहाँ अच्छी मिट्टी होगी वहाँ लोग बसेंगे। चौथा है जल। नदी घाटियों के पास हमेशा से घनी आबादी रही है क्योंकि वहाँ पानी आसानी से उपलब्ध होता है। और पांचवा है एक हीरे का चित्र जो खनिज को दर्शा रहा है। हाँ, जहाँ खनिज पाए जाते हैं वहाँ खनन और उद्योगों की वजह से रोजगार पैदा होता है, तो लोग वहाँ भी खींचे चले आते हैं। तो ये तो हुए भौगोलिक कारक। जी, लेकिन सिर्फ यही कारक नहीं है, कुछ और भी हैं। आइए अगली स्लाइड में देखें। अच्छा, यहाँ 3 और चित्र हैं। पहला है सामाजिक कारक। इसमें बेहतर आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं आती हैं।
जैसे पुणे का उदाहरण दिया गया है। बिल्कुल, लोग ऐसी जगहों पर रहना चाहते हैं जहां उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा और परिवार को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिलें। दूसरा कारक है सांस्कृतिक, जैसे वाराणसी जैसे धार्मिक महत्व के स्थान। जी, धर्म और संस्कृति भी लोगों को अपनी ओर खींचते हैं। और तीसरा, और शायद सबसे महत्वपूर्ण, आर्थिक कारक है। हाँ, जहाँ रोजगार के अवसर हों, जैसे मुंबई, लोग काम के तलाश में शहरों की ओर जाते हैं। ये बहुत बड़ा फैक्टर है। तो ये सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक भी लोगों को अपनी ओर खींचते हैं। अब एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर आते हैं, जनसंख्या परिवर्तन। इस स्लाइड में 3 बीकर हैं जो जनसंख्या वृद्धि को दर्शा रहे हैं। ये काफी रोचक है। हाँ, देखिए, 1804 में दुनिया की आबादी थी 1 अरब। 1 अरब? फिर 1959 में ये हो गई 3 अरब। 150 साल में 3 गुना। और फिर सिर्फ 40 साल बाद 1999 में ये हो गई 6 अरब। सिर्फ 40 साल में डबल? जी, इसी तेज वृद्धि को जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। और इसका कारण क्या था? इसका मुख्य कारण था बेहतर खाद्य आपूर्ति और दवाइयों से मृत्यु दर में कमी आना, जबकि जन्म दर ऊंची बनी रही। लोग ज्यादा जीने लगे। अच्छा, और एग्जाम अलर्ट बताता है कि 1999 में दुनिया की आबादी 6 अरब हो गई थी। जी, ये एक मील का पत्थर था। तो ये परिवर्तन प्राकृतिक रूप से कैसे होता है? अगली स्लाइड इसी पर है। यहाँ एक तराजू है, ये बहुत अच्छा विजुअल है। हाँ, इसके एक पड़ले जन्म में ज्यादा हरी गेंदें हैं और दूसरे पड़ले मृत्यु में कम लाल गेंदें हैं। तो ये तराजू झुका हुआ है, ये प्राकृतिक वृद्धि को समझाता है। बिल्कुल। स्लाइड में जन्म दर को परिभाषित किया गया है प्रति 1000 लोगों पर जीवित जन्म की संख्या, और मृत्यु दर है प्रति 1000 लोगों पर मृत्यु की संख्या। और इन दोनों का जो अंतर है वही प्राकृतिक वृद्धि दर है। और एग्जाम अलर्ट के मुताबिक जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण यही है। जी, प्राकृतिक वृद्धि दर। लेकिन जनसंख्या परिवर्तन का एक और कारण भी तो है। हाँ, प्रवास, जिसे हम अगली स्लाइड में देखेंगे। यहाँ एक विश्व मानचित्र पर तीर बने हुए हैं, हरे तीर और गुलाबी तीर। जी, हरे तीर देश के अंदर आने वाले लोगों को दिखा रहे हैं, जिसे आप्रवास या इमिग्रेशन कहते हैं। और गुलाबी तीर देश से बाहर जाने वाले लोगों को, यानी उत्प्रवास या एमिग्रेशन। आप्रवास से किसी देश की जनसंख्या बढ़ती है, जैसे कि यूएसए में, और उत्प्रवास से घटती है, जैसे सूडान का उदाहरण दिया है। और यहाँ का एग्जाम अलर्ट एक बहुत महत्वपूर्ण ट्रेंड बताता है क्या? कि प्रवास आमतौर पर कम विकसित राष्ट्रों से अधिक विकसित राष्ट्रों की ओर होता है, बेहतर अवसरों की तलाश में। ये तो हम अपने आसपास भी देखते हैं। बिल्कुल, पर दुनिया के हर देश में जनसंख्या एक ही तरह से नहीं बदलती। अच्छा। अगली स्लाइड में इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। यहाँ केन्या और यूनाइटेड किंगडम के झंडों के साथ 2 ग्राफ हैं। हाँ, दिख रहा हूँ। केन्या का ग्राफ तो तेजी से ऊपर जा रहा है। ये उच्च वृद्धि दर को दर्शाता है। जी, इसका कारण है कि वहाँ जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च हैं। और वहीं यूनाइटेड किंगडम का ग्राफ, वो तो लगभग सपाट है। हाँ, ये मंद वृद्धि दर दिखाता है क्योंकि वहाँ जन्म और मृत्यु दर दोनों ही निम्न है। तो ये एक बहुत अच्छा तुलनात्मक अध्ययन है, और अर्थस्कोप एकेडमी में हम ऐसे ही तुलनात्मक अध्ययन पर बहुत जोर देते हैं ताकि कॉन्सेप्ट साफ हो जाएं। जी। तो अब तक हमने जनसंख्या के आकार की बात की, लेकिन सिर्फ आकार ही नहीं, उसकी गुणवत्ता भी तो मायने रखती है। बिल्कुल सही पॉइंट। चलिए अगली स्लाइड पर चलते हैं। यहाँ पहेली के टुकड़ों से बना एक इंसानी सिर का चित्र है। ये जनसंख्या संगठन को दर्शा रहा है। जी, इसमें बताया गया है कि सिर्फ भीड़ होने का आर्थिक विकास से सीधा संबंध नहीं है। इसका कोई उदाहरण है? हाँ, बांग्लादेश और जापान दोनों घनी आबादी वाले हैं, लेकिन जापान आर्थिक रूप से कहीं ज्यादा विकसित है। ऐसा क्यों? क्योंकि जापान की जनसंख्या का संगठन अलग है। मतलब वहाँ के लोगों की आयु, लिंग, साक्षरता का स्तर, आय और स्वास्थ्य, ये सब बेहतर है। तो सिर्फ संख्या नहीं, बल्कि लोगों का कौशल और स्वास्थ्य भी मायने रखता है। बिल्कुल, यही जनसंख्या संगठन है। और इस जनसंख्या संगठन को समझने का सबसे अच्छा तरीका है जनसंख्या पिरामिड। आइए इसे अगली स्लाइड में देखें। ये एक त्रिकोणीय ग्राफ जैसा दिख रहा है। हाँ, इसे आयु लिंग पिरामिड भी कहते हैं। ये हमें क्या क्या बताता है? देखिए, इसका जो निचला हिस्सा है वो जन्म दर को दिखाता है। जितना चौड़ा उतनी ज्यादा जन्म दर। और ऊपरी हिस्सा? ऊपरी हिस्सा वृद्ध लोगों की संख्या या मृत्यु दर को दिखाता है। जितना संकरा उतनी ज्यादा मृत्यु दर। और ये 2 भागों में बटा है, बाएं और दाएं।
जी, बाईं ओर पुरुष और दाईं ओर महिला जनसंख्या को दर्शाया जाता है। अच्छा, तो अब एक वास्तविक उदाहरण देखते हैं। बिल्कुल। अगली स्लाइड केन्या के पिरामिड का विश्लेषण करती है। इसका आकार देखिए, आधार पर बहुत चौड़ा है और ऊपर की ओर एकदम संकरा हो गया है। हाँ, ये आकार क्या बताता है? ये बताता है उच्च जन्म दर चौड़ा आधार, और उच्च मृत्यु दर। संकराशीष। इसका नतीजा ये है कि यहाँ बच्चे तो बहुत हैं, लेकिन वयस्क होने तक बहुत कम लोग ही पहुंच पाते हैं। आश्रित जनसंख्या ज्यादा है। हाँ, चलिए अब भारत और जापान के पिरामिड की तुलना करते हैं। इस स्लाइड में दो अलग-अलग आकार के पिरामिड हैं। हाँ, भारत का पिरामिड हरे रंग का है और त्रिभुज जैसा है। जी, इसका मतलब है कि भारत के युवा आयु वर्गों में जनसंख्या बहुत ज्यादा है, जो एक बहुत मजबूत श्रम शक्ति को दर्शाता है। और एग्जाम अलर्ट भी यही कहता है कि भारत का पिरामिड एक युवा और कार्यशील जनसंख्या को दर्शाता है। बिल्कुल, ये भारत की सबसे बड़ी ताकत है, जिसे डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं। और इसके विपरीत जापान का पिरामिड ये नीले रंग का है और इसका आधार तो संकरा है। जी, जापान का पिरामिड आधार पर संकरा है, जिसका मतलब है निम्न जन्म दर। और बीच में ये चौड़ा है। हाँ, मतलब वहाँ वृद्ध लोगों की संख्या ज्यादा है। ये एक बड़ी चुनौती है। तो इस सब का हमारे भविष्य के लिए क्या मतलब है? हमारी अंतिम स्लाइड इसी पर प्रकाश डालती है। इसमें कुछ बच्चों की परछाइयां एक सुनहरे भविष्य की ओर देखते हुई दिखाई दे रही हैं। यहाँ का मुख्य संदेश है कि कुशल, उत्साही और आशावादी युवा ही किसी भी राष्ट्र का भविष्य होते हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए शायद सरकार योजनाएं बनाती हैं। बिल्कुल। इसी सोच के साथ 2015 में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना यानी PKVY शुरू की गई थी। इसका क्या उद्देश्य था? इसका उद्देश्य था कि युवाओं को सिर्फ डिग्री न दी जाए, बल्कि उन्हें ऐसा कौशल प्रशिक्षण दिया जाए जिसकी इंडस्ट्री को जरूरत है, ताकि वो सीधे देश की तरक्की में योगदान दे सकें। तो आज हमने बहुत कुछ सीखा। जी हाँ। हमने जाना कि लोग ही अंतिम संसाधन हैं, जनसंख्या वितरण को कौन से कारक प्रभावित करते हैं, जनसंख्या परिवर्तन कैसे होता है, और जनसंख्या पिरामिड हमें किसी देश की पूरी कहानी, उसकी संरचना के बारे में क्या-क्या बता सकते हैं। अर्थस्कोप अकेडमी के साथ सीखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये सत्र उपयोगी लगा तो कृपया और अधिक भौगोलिक जानकारियों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।